भारत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कांग्रेस में बगावत के आसार की, जहां रीट से लेकर देवा हत्याकांड को लेकर गहलोत पर बिधुड़ी के बागी तेवर देखने को मिले। फिर बात करेंगे जयपुर में सड़क हादसे की, जहां नाले में एक कार गिर गई। उसके बाद श्रीगंगानगर में बदमाशों के उत्पात की बात और सरिस्का अभयारण्य के रास्ते को लेकर बड़े विवाद की भी बात करेंगे। आखिर में बात होगी मरुधरा में 9 टप्पे की शुरुआत की। झुंझुनू में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। खनन विभाग ने 12 वाहनों को जब्त किया। खेतड़ी, चिड़ावा, मंडावा, झुंझुनू में यह कार्रवाई की गई। जब्त वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। 10,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो झुंझुनू में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई का मामला, खनन विभाग ने ऐसे 12 वाहनों को जब्त किया है जो इसमें शामिल थे। इसमें खेतड़ी, चिड़ावा, मंडावा, झुंझुनू में कार्रवाई की गई है। 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना इन वाहनों पर लगाया गया है। जयपुर में नाले में कार गिर गई। खो नागौरियन इलाके में गहरे नाले में जाकर कार गिर गई। 25 फीट गहरे नाले में कार गिरी है। इंदिरा गांधी नहर से गुजरता है नाला। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया, ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल कार में सवार लोग नजर नहीं आ रहे। खो नागौरियन इलाके की यह घटना है, जहां पर और ये वो कार है। 25 फीट नाला है ये खो नागौरियन में, जहां पर ये कार अंदर जाकर गिर गई। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, लेकिन इस कार में सवार लोग नहीं मिल रहे हैं। बहुत हद तक मुमकिन है जब ये कार गिरी हो उस समय देर रात को ये लोग बाहर निकल गए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बहने की आशंका कम है। फिलहाल जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन अब तक कार में सवार लोग नहीं मिले हैं। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है उसमें इस नाले के अंदर बहुत ज्यादा पानी नहीं है। कार जो है खड्डे में जाकर गिरी है। सिविल डिफेंस की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन लोग नहीं मिले या फिर जो ड्राइवर था वो नहीं मिला है। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि देर रात को यह घटना हुई है, ड्राइवर शायद बाहर निकल गया हो। देखिए, पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि नाला जो है करीब 25 से 30 फीट गहरा है और सिविल डिफेंस की जो टीम थी और रेस्क्यू कर्मियों को भी आज नाले की सहायता से ही इस नाले में उतरना पड़ा है। ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि देर रात को यदि कार चालक यदि सकुशल था, यदि वो बचा है, तो वो किस तरह से बाहर आया, ये पुलिस के लिए एक बड़ा प्रश्न हो गया है, क्योंकि दिन के वक्त भी नाले में रस्ते की सहायता से नीचे उतरना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नगर में सेक्टर 3 में जो ये कल देर रात की घटना है, और यहाँ पर जो है एक बाउंड्री वॉल नहीं थी, संभवतः तेज रफ्तार में कार नाले में जा गिरी। और उसके बाद आज जब लोगों ने सुबह वहां से गुजरते वक्त कार को उल्टी पड़ी है वहां पर देखा, तो ऐसे में लोगों को लगा कि शायद कार में कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी और मौके पर सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। लेकिन अभी तक प्रारंभिक तौर पर जो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर कार बनी पार्क में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस जो है इन नंबरों के आधार पर संबंधित कार के मालिक तक जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद ही मालूम चल सकेगा कि इस कार में कौन लोग थे, कार कौन लेके जा रहा था, कौन चला रहा था। इसकी जानकारी अब कुछ देर बाद ही आ पाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, कार नंबर से जानने में आसानी होगी कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, ताकि उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन विष्णु, तस्वीर में रेस्क्यू टीम नीचे उतर रही है, कार जो है वो गिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कार सवार जो है वो नहीं है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देर रात जब ये कार गिरी तो शायद वो किसी जगह से बाहर निकलने में कामयाब रहा हो। विष्णु जी देखिए, कार अभी जब हम घटनास्थल पे जो कार है वो कार उल्टी पड़ी हुई है, यानी कार गिरने के बाद में कार में पलटे गई, पलटी खाने के बाद कार पलट कर ही वहां पर रह गई, उल्टी कार पड़ी हुई है। ऐसे में पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हैरानी की बात भी है कि कार चालक इतनी गहराई में कार के गिरने के बाद, तेज रफ्तार में गिरने के बाद भी कार चालक सकुशल है, सुरक्षित है
और वो नजर नहीं आया। ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। इसीलिए इस पूरी घटना की जो है तस्दीक ढंग से की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार गिरने से पहले ही ड्राइवर बाहर आ गया और उसने पुलिस को सूचना नहीं दी और वो पहले चले गया हो, या फिर अन्य जो कोई कारण है उनके ऊपर भी अभी जो है पुलिस ध्यान दे रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए ये नामुमकिन मानना है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर से पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को जेल भेज दिया गया है। सभी के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बिना वीजा के ही भारत आकर ये लोग काम कर रहे थे, पहचान छुपाकर काम कर रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सभी बांग्लादेशियों को जेल भेज दिया है। अब वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया था, पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया। सभी के मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। तो ये 8 बांग्लादेशी जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन्हें फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है, जेल भेज दिया गया है। ये सभी लोग यहां पर आकर काम कर रहे थे। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर ये अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इनके बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, किस तरीके से जो है इन्होंने आधार कार्ड बनाए यहाँ पर। चूंकि सबके आधार कार्ड की जांच की गई तो वो सभी फर्जी निकले। दीपक पुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इन 8 लोगों को जेल भेजा गया है, सभी के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। सवाल ये है कि इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए किसने, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश? देखिए, बिल्कुल आसिफ, जिन लोगों ने इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए थे और इनके जो कागज तैयार किए थे, उनको जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और इन्हीं से पूछताछ की गई है कि इन्होंने जो फर्जी कागजात हैं वो कहां से बनवाए गए थे। इनका कहना है कि आसपास के जो ई मित्र संचालक थे उनसे इन्होंने 5 से 10 हजार रुपए में जो है साठ-गांठ करके और ये फर्जी कागजात बनाए थे। अब उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इन जो 8 लोगों को, बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था, इनको जेल भेज दिया गया है और इनकी जो बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी है वो की जा रही है। और इनसे पूरी पूछताछ की गई है कि किस तरह से ये हिंदुस्तान में इन्होंने प्रवेश किया और किन किन के दलालों के संपर्क में आए और कहाँ गए और उसके बाद में कहाँ कहाँ इन्होंने जो है काम किया। और लगातार इनके द्वारा जो बांग्लादेश में फोन के जरिए संपर्क साधा जा रहा था उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाइए कि किन किन लोगों से इन्होंने जो है संपर्क किया है और क्या इनकी बातें हुई थी। इन सभी चीजों के बारे में जांच एजेंसियों ने इनसे पूछताछ की है, लेकिन उसको पूरी तरह गोपनीय रखा गया है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए उसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है और जेल भेजने के बाद अब इनकी जो बांग्लादेश भेजने की तैयारी है वो की जा रही है और बाकी के जो बांग्लादेशी फरार हो गए थे उनकी भी जो है अब जगह जगह तलाश की जा रही है। जी आसिफ। दीपक, पुलिस ने क्या कुछ बताया इनकी गिरफ्तारी के बाद? कब से ये लोग यहाँ पर भारत में इन्होंने प्रवेश कैसे किया? कब से ये लोग जो है यहाँ भरतपुर में रह रहे थे? कितना समय ये यहाँ पर गुजार चुके हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने ये बताया है कि करीब 12 से 13 साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया था और दलालों के जरिए ये भारत में प्रवेश करके आए थे और उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह पर काम किया और करीब 8 साल से ये जो है भरतपुर के भुसावर स्टोन क्रेशर जोन में रह रहे थे और वहां पर ये मजदूरी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई भी कागजात नहीं था। इनके जो फर्जी आधार कार्ड मिले हैं वो पश्चिम बंगाल और आसाम के मिले हैं और इनके जरिए ये वहां पर काम पर लगे थे और उन्होंने उन्हीं की फोटोकॉपी जो थी वो जो क्रेशर संचालक थे उनको उपलब्ध कराई थी और उनको भी नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आपके पास कौन लोग थे जो इनको लेकर के आए और कैसे आप तक ये पहुंचे। इन सारी बातों की जो है जानकारी की जा रही है। शनिवार से ही जो जांच एजेंसियां हैं इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं और अभी पूरे भरतपुर में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहां कहां पर ये बांग्लादेशी जो है वो काम कर रहे हैं और इनकी जो है मंसूबे क्या हैं, इस पूरी गहनता से जो है इस पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बिजली इंजीनियर्स का आज हल्ला बोल। जयपुर के विद्युत भवन में प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति को लेकर यह प्रदर्शन होगा। मांगे नहीं मानी गई तो 13 जून को विद्युत भवन में महापड़ाव की तैयारी। तो विद्युत भवन में ये प्रदर्शन किया जाएगा। वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति को लेकर ये प्रदर्शन होगा। बिजली इंजीनियर्स आज हल्ला बोलेंगे विद्युत भवन के सामने। अपनी मांगों को लेकर ये पहुंचेंगे यहां पर। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद विद्युत भवन में ये इंजीनियर्स यहां पर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। वेतन विसंगतियों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि इन विसंगतियों को दूर किया जा सके। प्रदर्शन के लिए तमाम इंजीनियर्स यहां पर इकट्ठा होंगे और उस प्रदर्शन के बाद ये विद्युत भवन में अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, तमाम इंजीनियर्स आज इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरह की इनकी मांगे हैं और कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत लंबे समय से तमाम इंजीनियर्स सरकार को अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से ये लोग जो है वेतन विसंगति, एसपीपी विसंगति की जो मार है वो झेल रहे हैं। और ऊर्जा विभाग की जो हाल ही में 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, उसमें इनकी समस्याओं के निस्तारण की सिफारिश की गई, मगर वो एजेंडे के जो प्रस्ताव हैं वो मंजूर नहीं किए गए, जिससे नाराज पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने ऊर्जा सचिव के साथ मुलाकात की, ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की, मगर कोई आदेश जारी नहीं हुआ। और सरकार के टालमटोल रवैये से परेशान होकर के आज ये तमाम लोग जो हैं वो आज विद्युत भवन में राज्य स्तरीय धरना देंगे और पूरे राजस्थान के तमाम जो आला दफ्तर हैं वहां पर धरना दिया जाएगा, वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और सभी लोग अपने आला अधिकारियों के नाम ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि जो ये तमाम जो इंजीनियर्स की जो डिमांड्स है, कनिष्ठ अभियंताओं की जो डिमांड्स है, उनके साथ न्याय किया जाए और सरकार ने जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट पूरे किए जाएं। सरकार चुनाव में आना चाहती है तब तो वादे बहुत सारे करती है, लेकिन चुनाव आने से पहले इन वादों को पूरा करना भी सरकार का कर्तव्य बनता है। ये इंजीनियरों का कहना है, इंजीनियरों का ये कहना है कि सरकार को अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए और उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए। उन्हें जो इंजीनियर्स की जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करना चाहिए और उसको लेकर के इंजीनियर्स जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे परेशान होकर के उन्होंने आज ये धरने का प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का फैसला लिया है। और उसी के आधार पर राजधानी जयपुर से लेकर के छोटे छोटे गांव मुख्यालयों तक, एसडीएम हेडक्वार्टर तक, तहसील हेडक्वार्टर तक जो है आज ये प्रदर्शन किए जाएंगे, जहां पर तमाम इंजीनियर अपने आला अफसरों के नाम जो है वो मुख्यमंत्री को के नाम जो है वो ज्ञापन देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना 13 तारीख को राजधानी सहित पूरे प्रदेश के जो इंजीनियर थे राजधानी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे और महापड़ाव डाल करके वो सरकार के समक्ष अपना विरोध जताएंगे और ये महापड़ाव अनिश्चित काल के लिए डाला जाएगा। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये महापड़ाव जो है राजधानी जयपुर में रहेगा। और जयपुर में अगर इंजीनियर आता है तो आप मान के चलिए कि पूरे राज्य भर के अंदर बिजली व्यवस्था का जो काम है वो पूरी तरह से चौपट होने की संभावना है कि पूरे राज्य भर के अंदर जो बिजली इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं उनके जयपुर कूच करने के बाद में, जयपुर में महापड़ाव के बाद में कामकाज जो है वो ठप होने की भी संभावना है। तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है ये देखने वाली बात है, लेकिन आज ये प्रदर्शन 11 बजे जो है पूरे राज्य भर के अंदर विद्युत भवन से लेकर के किया जाएगा। जी, लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं वेतन विसंगति को लेकर, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मंत्री भंवर सिंह भाटी जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था। ऊर्जा जो सचिव हैं भास्कर सावंत, उन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया, मगर इनकी कई बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन जो आदेश जारी होना चाहिए था वो आदेश जारी नहीं हुआ और लगातार वो लोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं कि अपनी मांगों को इनके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिला कि जल्द ही आदेश जारी होगा, जल्द ही आदेश जारी होगा, लेकिन वो आदेश आज 25 मई का दिन हो गया, आज तक जारी नहीं हुआ। तो मजबूर होकर के तमाम इंजीनियरों को मजबूर होकर के जो है सरकार के खिलाफ आज उतरना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये तमाम इंजीनियरों का यही कहना है कि सरकार से हमने बार बार गुजारिश की, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनका जो मुखिया है ऊर्जा मंत्री, उनसे वो बार बार मिले,
मगर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, केवल आश्वासन मिला। और आश्वासन के बाद जो आदेश जारी होने चाहिए थे, जिन मांगों को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वेतन विसंगति की जो सबसे बड़ी डिमांड है और उसको लेकर के वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनकी जो ये लड़ाई है वो जारी रहेगी। और आज से इस जो ये कह सकते हैं इनके आंदोलन का बिगुल जो है वो बज रहा है, क्योंकि अब तक वो कागजी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आज से इंजीनियर जो है वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। आज पहला प्रदर्शन जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश भर में होगा और आने वाले दिनों में 13 तारीख को, आने वाला अगले महीने की जो 13 तारीख है, 13 तारीख को राजधानी जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। आज के प्रदर्शन के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 13 तारीख को राजधानी जयपुर में पूरे राजस्थान का इंजीनियर जो है वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेगा, महापड़ाव डालेगा। और महापड़ाव अनिश्चित काल के लिए होगा। जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये तमाम इंजीनियर जो है राजधानी जयपुर में डेरा डाले रहेंगे। और उन्होंने भी अप्लाई कर दी है पुलिस के दफ्तर में। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह कॉलेज के पास बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज की चलती बस पर पथराव किया। पथराव में बस के शीशे टूट गए, वहीं बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। पथराव की घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोग आज सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वन्य कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वन कर्मियों ने कहा कि सुबह वन्य जीवों के विचरण का समय होता है, इस इलाके में पैंथर रहते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी मंदिर जाना चाहते हैं, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरकार और वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के रास्तों को रोक रहे हैं, जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना न कर सके। तो अभ्यारण्य इलाके में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं और इन मंदिरों में सुबह जल्दी जाने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वन कर्मी इन्हें रोक रहे हैं। वन कर्मियों का कहना है कि सुबह सुबह के समय पैंथर इस इलाके में रहते हैं और उनका मूवमेंट रहता है और 8 बजे के बाद में वो जंगलों में जाकर छिप जाते हैं, इसलिए वो आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ऐसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन जो मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते, उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर जाने से रोका जा रहा है। ये मंदिर 8 बजे के बाद यानी कि 8 बजे से खोले जाते हैं, लेकिन राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, बहुत सारे भक्त जो हैं वो सुबह जल्दी जाना चाहते हैं। वनकर्मियों का कहना है कि यहाँ पर सुबह पैंथर का मूवमेंट रहता है, तो क्या समाधान इस समस्या का और क्या कहना है वनकर्मियों का इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये अलवर का ऐतिहासिक स्थल है, बाला किला जो महल है, वहाँ पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, राम मंदिर है। इसके अलावा चक्रधारी हनुमान मंदिर और करणी माता का मेला जो अलवर का प्रसिद्ध मेला है, वो मंदिर वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर लगातार राजा को जब स्टेज टाइम था तब से लोग आते जाते रहते थे और पूजा अर्चना करते, लगातार कभी बेरोक तो कोई रोक नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले दिनों सरिस्का प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जाने वाला गेट लगा करके प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन लोगों को जिससे वहां नहीं जा सके, इसको लेकर के अब हिंदू संगठनों और जो ब्रज कल्याण परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में लगातार पिछले 10 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। रात सुबह जब लोग वहां गए थे तो उन्होंने वहां घुसने की कोशिश की, जिन्हें वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान काफी नोक-झोंक हुई, धक्का मुक्की भी हुई है। तो इसमें हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझकर हिंदू मंदिर और जिनको निशाना बना रही है, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। तो अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लामबंद होने लगे हैं। उनका कहना है कि इन ऐतिहासिक मंदिरों पर जो लोग लगातार नियमित सुबह जाते थे और उन्हें अब रोका जा रहा है, तो ये कहीं
उनकी आस्था पर हमला है। इस बात को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। वन विभाग का अपना तर्क है कि ये जो क्षेत्र है वो बाला किला अभ्यारण्य पहले वन्य क्षेत्र में आता था, लेकिन अब वो सरिस्का के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तब से सरिस्का प्रशासन क्योंकि बाघ परियोजना में है तो वहाँ उनका कहना है कि पैंथरों का मूवमेंट है। पैंथरों के मूवमेंट होने की वजह से सुबह जो लोग जाते हैं कोई पैंथर उन पर हमला कर सकता है। इस बात को लेकर के उनके द्वारा रोक लगाई गई है। समाधान को लेकर क्या वन कर्मियों और इन जो मंदिर जाने वाले श्रद्धालु हैं इनके बीच में कहीं कोई वार्ता की गुंजाइश बन रही है, कोई वार्ता होने की बात है? क्योंकि ये दलील अपने आप में सही हो सकती है कि पैंथर वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर वन कर्मी भी तो मौजूद है सुरक्षा के लिए। जी, हमेशा वहाँ पर लोग सुबह बाला किला का जो एरिया है वहाँ पर लोग घूमने भी जाते थे, और इसके अलावा जो इस क्षेत्र में जो खुद बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग सुबह घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, मंदिरों को दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब उन्हें रोका गया है। उस बात को लेकर लोगों की नाराजगी कि इस तरीके से रोकना कितना सही है। पिछले दिनों देश में मंदिरों को लेकर के दो धर्मों के बीच में, लोगों के बीच में तनावों को लेकर के शुरू हुआ है। उसके बीच इसको रोक लगाना तो कहीं न कहीं उसे एक हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उस नजरिए से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा एक आदेश जारी करके इनको जबरन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बस्सी इलाके के बांसखो कस्बे के मंगलवार की रात घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि कार में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। पीड़ित रामप्रकाश मीणा के मुताबिक वो किराए पर कार चलाता है। रात को उसने गैस एजेंसी के पास सड़क पर कार खड़ी की थी। देर रात अचानक कार से आग की लपटें उठने लगी। लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर के एक दिवसीय प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पीकर बिरला का भव्य स्वागत किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अजयपाल सिंह भी एयरपोर्ट पहुंचे। राजभवन के लिए रवाना हो गए स्पीकर बिरला। ओएसडी राजीव दत्ता भी स्पीकर बिरला के साथ हैं। तो स्पीकर ओम बिरला का आज एक दिन का दौरा है। जयपुर पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। वो जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां उनका स्वागत किया गया। काफी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। खुद राजेंद्र राठौड़ यहां पर उनकी अगुवाई के लिए मौजूद थे। आज लगभग 4 कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे और आज ही रात को वो फिर से कोटा के लिए रवाना होंगे।